ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध शुरू हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन ना तो मिसाइलें यहां पर थम रही है और ना ही ड्रोन थम रहे हैं। लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका ईरान के खिलाफ नया चक्रव्यूह रच रहा है, जिससे निकलना शायद ईरान के लिए आसान अब बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ईरान कह चुका है कि वो या तो जीतेंगे या जान देंगे, लेकिन दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन के लिए ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद सवाल ये है क्या इसी वक्त के बीच ट्रंप अंतिम प्रहार के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिसके तहत ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे। ग्राउंड अटैक के लिए सैनिकों की तैनाती हो रही है। खाड़ी देशों से अमेरिकी नागरिकों को निकालने की सलाह दी गई। वॉर जोन में ब्रिटेन और फ्रांस वॉरशिप भेज रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश युद्धपोत की तैनाती की खबरें हैं। यानी जो कदम अमेरिका उठा रहा है उससे लग रहा है कि जल थल नभ से ईरान पर अंतिम प्रहार किया जाएगा। तो वहीं युद्ध शुरू होने के साथ ही ईरान को कमजोर समझा जा रहा था, लेकिन 28 दिन के बाद भी देखिए किस तरह से ईरान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति अब ईरान को हराने के लिए नए प्लान पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती यहां पर की जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि 10,000 सैनिकों की तैनाती करने वाले हैं। तो वहीं आसमान से अपने शक्तिशाली B-2 बॉम्बर से ईरान को दहलाने की दिशा में प्लान बना रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका की मदद के लिए वॉरशिप भेजने वाले हैं, यानी कि जल थल और नभ से अमेरिका ईरान पर अटैक का फाइनल प्लान बना रहा है। इन सबके बीच मिडिल ईस्ट में जंग का आज 29वां दिन है। युद्ध में ईरान के जिस एक रणनीति ने ट्रंप समेत पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दिया था, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा, और अब ट्रंप इस पर ही अपना कब्जा चाह रहे हैं, और जिसका ऐलान ट्रंप ने अपने एक स्पीच के दौरान कर दिया। ये सुनकर आपको भी यही लगेगा कि ट्रंप ने गलती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप ने इसे एक गलती नहीं मानी। यानी कि ट्रंप के इस बयान से ये साफ है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान के साथ वियतनाम वाली गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। तो ये ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध खींचते जा रहा है उसके साइड इफेक्ट अमेरिका को भी संकट की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए अब ट्रंप ने ईरान को बड़ी चोट देने की तैयारी कर ली है। ट्रंप का प्लान इस बार और विध्वंसक है। ईरान की एयरफोर्स और नेवी को तबाह करने का दावा करने वाले ट्रंप अब ईरान के 3,554 टारगेट को लॉक कर चुके हैं। यानी ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के निर्णायक मोड़ पर है। युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी में है। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की किलेबंदी को तोड़ना शामिल है। क्योंकि नुकसान झेलने और टॉप लीडर्स को गंवाने के बावजूद भी ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज को कंट्रोल कर ईरान अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ईरान में बाकी अपने 3,554 टारगेट को निपटाने की जल्दबाजी में है। तो ये मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है, जहां ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जरूरी सप्लाई को गुजरने की परमिशन दी, जिसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कुछ ऐसा बयान दिया है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन अब ट्रंप के साथ तो नहीं आ गए। दरअसल ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर मानवीय सहायता और कृषि आपूर्ति ले जा रहे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति जताई है। हालांकि साफ कर दिया है कि सिर्फ वही जहाज गुजर पाएंगे जो किसी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं है। इसी बीच फ्रांस और ब्रिटेन ने समुद्री सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। हालांकि दोनों देशों ने साफ किया है कि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फैले तनाव के बीच ये फैसला संकेत दे रहा है कि कूटनीति अभी जिंदा है। तो ईरान से जंग के दौरान इजरायल पर ईरान के साथ ही उसके प्रॉक्सी भी अटैक कर रहे हैं। इस जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायली राजदूत ने कुछ ऐसा किया कि 15 सेकंड के लिए वहां मौजूद कई देशों के राजदूत हैरान रह गए। दरअसल मीटिंग के दौरान जब इजरायली राजदूत डैनी डेनन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मोबाइल निकालकर उस पर रेड अलर्ट सायरन बजा दिया, जिससे वहां मौजूद दूसरे राजदूत हैरान रह गए। पहले मोबाइल पर सायरन बजाया, फिर घड़ी पर 15 सेकंड का टाइमर सेट कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही डैनी डेनन ने 15 सेकंड वाली थ्योरी का खुलासा कर दिया और बताया कि कैसे हमलों के बीच इजराइल के लोगों के पास बचने के लिए 15 सेकंड होते हैं। राजदूत ने इसके जरिए बताया कि हिजबुल्ला और ईरान के हमलों में कैसे हर वक्त लोगों की जान पर खतरा होता है। तो ईरान इंतकाम की आग में झुलस रहा है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के इस भीषण हमले में कई अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं, जबकि 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की इस बारूदी तबाही की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है,
जिसमें देखा जा सकता है ईरान के इस हमले में कई अमेरिकी KC-135 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। ईरान के एयर स्ट्राइक में अमेरिका के ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मलबे का ढेर बने हुए नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमले से पहले की तस्वीर है, राइट साइड में अटैक के बाद तबाही भरा नजारा है। ईरानी एयर स्ट्राइक में अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट धुआं हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इस हमले ने युद्ध को और खतरनाक मोड़ लेने का सायरन बजा दिया है। दावा किया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह हमला मिसाइल और ड्रोन दोनों से किया गया था। इससे पहले 1 मार्च को भी इसी एयरबेस पर हमला हुआ था, जिसमें एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई थी। तो ईरान ने एक बार फिर से इजरायल पर हमले की नई लहर लॉन्च कर दी है। हमले की वजह से टेल अवीव समेत कई इलाकों में सायरन की आवाज सुनी गई है। तो वहीं हमले की वजह से इस इलाके में दहशत मच गया है, जिसकी अब एक तस्वीर भी सामने आई है। जहां तेहरान के पहाड़ी इलाके से मिसाइल लॉन्च की गई। एक सिस्टम से मिसाइल लॉन्च का कोड जारी किया गया और इसके बाद बैक टू बैक कई मिसाइलें लॉन्च की गई। दरअसल इन मिसाइलों को तेहरान के पहाड़ियों को काटकर जमीन के अंदर सुरंगों में रखा गया और समय समय पर इजराइल पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के आधुनिक मिसाइल सिस्टम ने तेल अवीव में कई इलाकों को हिट किया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दरअसल मिसाइल का एक हिस्सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरा, जिस वजह से वहां आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम ने मौके पर राहत बचाव काम शुरू किया। हमले की वजह से इलाके में बाकी लोग बंकरों में छुपे हुए थे। यही वजह है कि किसी के मौत की खबर सामने नहीं आई है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है और अब ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की नई लहर शुरू कर दी है। रात भर इजरायल में ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई, जिसे ईरान अपने कमांडरों की मौत का बदला बता रहा है। वीडियो में ईरान के इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर दिखाई दे रही है। ईरान ने इजरायल पर यह हमला इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडरों की मौत का बदला बताया है। ईरान का दावा है कि उसने बड़े पैमाने पर हमले किए, जिससे इजरायल के कई इलाकों में नुकसान हुआ। आसमान में तबाही मचाती मिसाइल और क्लस्टर बम इस दावे को पक्का कर रहे हैं। खास बात यह है कि ईरान ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसका इजरायल के कई शहर में असर देखने को मिला है। ड्रोन और मिसाइलों की संयुक्त कार्रवाई ने तनाव को और बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी साफ होता जा रहा है कि जवाबी हमलों का ये सिलसिला अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बदले की आग में मिडिल ईस्ट अब और गहराई तक चल रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 1 महीना हो गया है और अमेरिका की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि युद्ध लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और ये दावा अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया है। फ्रांस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद रूबियो ने संकेत दिया है कि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। रूबियो ने यह भी साफ किया है कि जमीन पर बिना सैनिक भेजे सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन कुछ इलाकों में अमेरिकी सैनिक तैनात है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो युद्ध लंबा न चलने और जमीनी युद्ध की आशंकाओं से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन में हजारों मरीन और एयरबोर्न सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है। और देखिए, पाकिस्तान को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब हॉर्मुज से कराची की ओर जा रहे एक जहाज को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वापस ही भेज दिया। पाकिस्तानी जहाज बिना परमिशन के ही हॉर्मुज स्ट्रेट पास करने की यहां पर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एतराज जताया और जहाज को वापस भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह बंदरगाह से रवाना हुआ था और पाकिस्तान के कराची जा रहा था, लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने इस जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। IRGC के कमांडर के मुताबिक जहाज के पास हॉर्मुज से गुजरने की कानूनी अनुमति नहीं थी और उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। इस्लामाबाद मौजूद ईरानी दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। समझा जा सकता है कि जो ईरान पाकिस्तान के जहाज को लौटा सकता है, वो पाकिस्तान के युद्ध विराम मध्यस्थता को लेकर कितना गंभीर होगा। वहीं अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान अब घातक क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल पर क्लस्टर बम की एक के बाद एक सीरीज दागी जा रही है, जो ईरानी सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत के बाद तेज हो गई है। और ईरान के इस ट्रम्प कार्ड कहे जा रहे क्लस्टर बम के आगे इजरायल पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला आयरन डोम भी इन क्लस्टर बमों के आगे चकमा खा जा रहा है। मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम 23,000 फीट की ऊंचाई पर फटते हैं और 70 से 80 की संख्या में छोटे छोटे बमों के रूप में बिखरते हैं। ऐसे में एयर डिफेंस अलग अलग दिशाओं में फैले दर्जनों बॉम्ब्स को इंटरसेप्ट करने में कंफ्यूज हो जाता है। ये एक तरह से आसमान में छोटी छोटी मिसाइलों का जाल है, जो इजरायल के लिए परेशानी वाला साबित हो रहा है। इजरायल भी मान रहा है कि उसके डिफेंस सिस्टम तेजी से कम हो रहे हैं, उनकी ताकत कमजोर हो रही है। साथ ही ईरान क्लस्टर बम से उसे भारी संख्या में हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है।
और देखिए, ईरान अपनी मिसाइलों से तो लगातार इजरायल को दहला ही रहा है। उसके क्लस्टर बम जो है वो भी तबाही मचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ईरानी हमलों से पूरा का पूरा इजरायल बारूदी प्रहारों से थरा उठा। तो वहीं क्लस्टर बमों की ये हमले लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किए। ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जब ईरान ने क्लस्टर बम दागा तो इजरायल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और उसे हवा में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आयरन डोम को चकमा देकर एक छोटा बम एक इमारत के पास आकर गिरा और तेज धमाके के साथ आसमान में लाल रोशनी छा गई, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया। सेंट्रल इजराइल में भी लगातार अटैक किया जा रहा है। इसी दौरान तेल अवीव में सड़क पर चलती कार के डैश कैम में एक धमाका कैद हो गया। ईरान की तरफ से दागे गए कई क्लस्टर बमों में से एक बम एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा, जिसके बाद वहां तबाही का मंजर दिखा। ईरान के इस क्लस्टर बम से निपटने में इजरायली फोर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, क्योंकि डिफेंस सिस्टम को इन हमलों को नाकाम करने में ज्यादातर नाकामी ही हाथ लग रही है। तो जहां एक तरफ इजरायल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल के शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इतनी तेजी के साथ ये हो रहे हैं कि युद्ध के बाद अब तक इजरायल में 78,000 से ज्यादा बार यहां पर चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजरायल पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारूदी बारिश हो रही है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक के खतरे को देखते हुए सायरन बज उठते हैं, जिसके बाद इजरायली अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टर में छिप जाते हैं। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों में ईरान से युद्ध के बाद लगातार सायरन बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के बाद से अब तक 78,000 से ज्यादा बार सायरन बज चुके हैं। दरअसल इजरायल सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर वो डटा हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से भी इजरायल के शहरों में तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त इजरायल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज रहे हैं। जब ये सायरन बजते हैं तो नागरिकों के पास सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है। और देखिए, ईरान लगातार इजरायल पर अटैक करते जा रहा है। इजरायल के हर शहर में दिन हो या फिर रात सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज ही आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार यहां पर बज रहे सायरनों से इजरायल के लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार इजरायल के शहरों को यहां निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। ईरान से युद्ध के बाद अब तक इजरायल में 78,000 से ज्यादा चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजरायल के किरेत शमोना में सबसे ज्यादा यानी कि 154 बार ये सायरन बजे हैं। मिसगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर 146 बार सायरन बजे हैं। में 145 बार सायरन बजे हैं। तो वहीं रमन गद की बात करें तो यहां 144 बार सायरन बज चुके हैं। वहीं इजरायल में सबसे कम सायरन मित्जपे रामोन में बजा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सायरन बजा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा यहां सायरन बजते हैं। सायरन बजने के बाद आप देखिए किस तरह से बंकर में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को 15 सेकंड का वक्त ही मिल पाता है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से जंग के बीच ये जानकारी आपको दे रहे थे। और ऐसे बीच ईरान जंग के बीच अमेरिका अब एक बार और जंगी जहाज यूएसएस जॉर्ज बुश नाम के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने की योजना बना रहा है। तो आप देखिए किस तरह से सेंटकॉम वेस्ट एशिया में ईरान के खिलाफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन की देखरेख करने वाला बड़ा यहाँ ये कॉम्बैट कमांड है। इसकी एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। युद्ध के 29वें दिन अमेरिका की ये तैनाती काफी बड़ी मानी जा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन में तैनाती के लिए तैयार है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कैरियर ईरान के खिलाफ यूएस ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को आखिरी बार 2022 में तैनात किया गया था। ऐसा तब हो रहा है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का शांति प्लान प्रस्ताव दिया है। बता दें कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अमेरिकी नौसेना का एक अत्यंत शक्तिशाली परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 1 लाख टन से ज्यादा भारी है। ये 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है, जो आधुनिक रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लैस है। इससे साफ हो गया है कि अब अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। तो अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में अपने 3 प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को तैनात कर दिया है। देखिए किस तरह से यूएसएस गेराल्ड, अब्राहम लिंकन और अब यूएसएस जॉर्ज बुश इस इलाके में तैनात हो रहे हैं। इसमें लगभग 250 से लेकर 270 लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिकी नौसेना की युद्ध क्षमता को और काफी बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ आप देखिए तैनात किए गए 3 प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो ये सैन डिएगो में तैनात किया गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसको नॉरफोक में तैनात किया गया है। दरअसल इसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है और हॉर्मुज पर ईरानी नाकेबंदी को ध्वस्त करना है और लंबे समय तक चलने वाले जंग के लिए पूरी तरह से यहां तैयार रहना है। तो ये तैनाती मिडिल ईस्ट में संकट के बीच अमेरिकी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन लगातार करती है।
इन सबके बीच ईरान से जंग शुरू होते ही इजराइल ने साफ कर दिया कि वो ईरान के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह करके ही ये दम लेंगे और ईरान की लीडरशिप का हर सिर कुचल देंगे। इजराइल की उसी कसम का नतीजा है कि ईरान के 3 अलग अलग इलाकों में आईएएफ ने जोरदार प्रहार किया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने बारूदी वर्षा की है। आईडीएफ ने उन ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों की तस्वीर जारी की है जहां हमले हुए हैं, जिसमें हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट, यूरेनियम संवर्धित फैसिलिटी, ईरानी हथियारों के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला संयंत्र शामिल है। तो वहीं विस्फोटक उपकरणों के विकास और उत्पादन के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों और विमान रोधी मिसाइलों के हथियार प्रोडक्शन वाली जगह शामिल है। अमेरिका ने 10 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन इजराइल अपने टारगेट को हासिल करने के लिए लगातार बारूदी प्रहार कर रहा है। तो जहां एक तरफ इजराइल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इतनी तेजी के साथ ये हो रहे हैं कि युद्ध के बाद अब तक इजराइल में 78,000 से ज्यादा बार यहां पर चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारूदी बारिश हो रही है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक के खतरे को देखते हुए सायरन बज उठते हैं, जिसके बाद इजरायली अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टर में छिप जाते हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में ईरान से युद्ध के बाद लगातार सायरन बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के बाद से अब तक 78,000 से ज्यादा बार सायरन बज चुके हैं। दरअसल इजराइल सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर मुड़ डटा हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से भी इजराइल के शहरों में तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज रहे हैं। जब ये सायरन बजते हैं तो नागरिकों के पास सुरक्षित शेल्टर तक पहुँचने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है। और देखिए, ईरान लगातार इजराइल पर अटैक करते जा रहा है। इजराइल के हर शहर में दिन हो या फिर रात, सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज ही आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार यहां पर बज रहे सायरनों से इजराइल के लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल के शहरों को यहां निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। ईरान से युद्ध के बाद अब तक इजराइल में 78,000 से ज्यादा चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजराइल के किरियत शमोना में सबसे ज्यादा यानी कि 154 बार ये सायरन बजे हैं। मिसगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर 146 बार सायरन बजे हैं। होलोन में 145 बार सायरन बजे हैं। तो वहीं रमन गद की बात करें तो यहाँ 144 बार सायरन बज चुके हैं। वहीं इजराइल में सबसे कम सायरन मित्जपे रामोन में बजा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सायरन बजा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा यहां सायरन बजते हैं। सायरन बजने के बाद आप देखिए किस तरह से बंकर में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को 15 सेकंड का वक्त ही मिल पाता है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से जंग के बीच ये जानकारी आपको दे रहे थे। और वहीं बंगाल में बिछी चुनावी बिसात के बीच बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ 14 आरोपों वाली एक चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट के जरिए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का युग बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भयमुक्त बनाने का चुनाव है। और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव, और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तापित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर लाना। वहीं ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेलती हैं। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है, और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोग अब विक्टिम कार्ड की इस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि अभी यहां केवल एक दिन में ही फ्लाइट उड़ान भरेगी और बाद में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से घरेलू समेत इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएंगी। ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के साथ साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा भी करेगा।
फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की है। यहाँ 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। 20 मिनट से भी कम टाइम में बोर्डिंग, 30 सेकंड में चेक इन की सुविधा भी होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजी यात्रा, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और पूरी तरह डिजिटल प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस एयरपोर्ट से शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में ये देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में भी उभर सकता है। तो नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान अब देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन पर नोएडा को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर नोएडा का एटीएम की तरह इस्तेमाल का आरोप लगाया। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने नोएडा को लेकर फैलाए गए भ्रम पर भी तंज कसा। वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के बोटल नेक के रूप में छोड़ दिया था। जेवर पर बना एयरपोर्ट विकास की नई उड़ान और विकसित भारत की वो प्रतिज्ञा है जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूरा करने में जी जान लगा दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई। यहाँ कई जगहों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा को और कड़ा किया गया है। सड़कों पर पत्थरबाजी, कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। तस्वीरें मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा और रघुनाथगंज की है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। पहले दो गुटों के बीच कहासुनी हुई और फिर मामला हिंसा में तब्दील हो गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए और लगातार गश्त की जा रही थी। हालात नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। पुलिस माहौल बिगाड़ने वालों की तलाश में है ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन त्योहार के बीच हिंसा बंद करना और शांति बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद भारत में गैस और तेल की किल्लत वाली अफवाहें चल रही थी, जिनकी अब हवा निकलती हुई नजर आ रही है। यूपी के लखनऊ में पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों का असर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जहां कल तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी थी, लोग कैन, टैंक और बड़े बड़े ड्रम लेकर जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अफवाहों के चलते जो कतारें लगी हुई थी अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आराम से जो पेट्रोल डीजल है वो यहाँ पर मिल रहा है। यानी अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज पेट्रोल पंप पर न लंबी लाइन, न कोई अफरा तफरी, लोग आराम से आ रहे हैं और आसानी से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि अब अफवाहों की हवा निकल चुकी है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। हालांकि प्रशासन पहले से ही साफ कर चुका था कि किसी तरह की किल्लत नहीं है, इसलिए याद रखें कि अफवाह से घबराहट और सच से राहत मिलती है। वहीं देश में सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। दिक्कत है तो कालाबाजारी और अफवाहबाजों की, क्योंकि देखिए किस तरह से इनकी हरकतों ने जनता को कतार में खड़ा कर दिया है और इसलिए ऐसे कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। एक तरफ जहां सरकार लगातार लोगों से अफवाहों से दूर रहने को कह रही है, दावा कर रही है कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल संकट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कतार पर हैं। इसकी वजह है कालाबाजारी और अफवाह गैस, जिसके कारण लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसी कालाबाजारी करने वालों पर पटना में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, क्योंकि यहाँ कुछ पैसों के लालच में कई दुकानदार पेट्रोल डीजल को ब्लैक में बेच रहे हैं। यहाँ खुलेआम पेट्रोल बेचा जाता है। आप देख लीजिए, ये 2 लीटर है, ये पानी के बोतल हैं सारे, इसमें 1 लीटर है, इसमें आधा लीटर है और इस तरह से 120 रुपए खुलेआम यहाँ पर पेट्रोल बेचा जा रहा है।
यूपी के अमेठी में भी पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने मौके से कई लीटर अवैध पेट्रोल और डीजल बरामद किया है। वहीं राजस्थान के कोटा में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे आरोपी दुकानदारों के खिलाफ रसद विभाग FIR दर्ज करवा रहा है। ऐसी कालाबाजारी करने वालों के चलते लोग कतार में लगे हैं, बाकी काम अफवाह गैंग कर रही है। और देखिए, कोई ऐसा पंप है जो आपको पेट्रोल नहीं दे रहा, कोई ऐसी गैस एजेंसी है जो आपको सिलेंडर नहीं दे रही, जी न्यूज को फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। ऐसे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का पता आप हमें बताइए। जी न्यूज ऐसी कालाबाजारी को एक्सपोज करेगा। अपनी परेशानी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9310497431। यानी कि आप देखिए किस तरह से अब जी न्यूज आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ #जी स्ट्राइक ऑन ब्लैक मार्केट पर भी हम काम कर रहे हैं, तो आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजें। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप मामले में योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में यूपी के वाराणसी में कोडीन कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के सहयोगी के घर पर डुगडुगी बजाई गई है। योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर प्रशांत उपाध्याय के मडौली और महमूरगंज स्थित मकान पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस चिपकाकर ऐलान कर दिया कि 30 मार्च तक अगर लड्डू कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो फिर मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी 9 जनवरी से फरार है, जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही है और अब आरोपी के घर पर नोटिस चिपका दिया गया। कफ सिरप मामले में आरोपी प्रशांत के खिलाफ कोर्ट से NBW जारी है। प्रशांत उपाध्याय कोडीन माफिया शुभम जायसवाल का पार्टनर है और इस मामले में प्रशासन लगातार आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सुबह सुबह दुकान खुलने से पहले ही एक शख्स दूध की क्रेट्स लेकर फरार हो गया और ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सुबह का वक्त है, दुकान का शटर बंद है और बाहर रखी है अमूल दूध की कैरेट्स। लेकिन कुछ ही देर में एक ऑटो वहां आकर रुकता है। ऑटो ड्राइवर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथ मौजूद शख्स के साथ मिलकर एक एक करके क्रेट्स उठाना शुरू कर देता है। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते कुल 5 क्रेट्स अपने ऑटो में लोड कर लेता है। इसमें से हर क्रेट की कीमत करीब 1500 रुपए, यानी ऑटो वाला एक ही बार में करीब 12,000 रुपए का दूध लेकर चोरी करके फरार हो गया। ये सब CCTV में रिकॉर्ड हो गया। इसलिए दुकानदारों ने अपील की है कि सुबह दुकान जल्दी खोलें ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। वहीं पुलिस इस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसे भारतीय सुरक्षा बल नाकाम भी कर रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, तो अखनूर सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन बरामद किया गया है। ये उसे संदिग्ध ड्रोन की तस्वीर है। ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार तस्करी की जाती है। ऐसे में अब सुरक्षा बल पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्रोन आया कहां से है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में PIA लिखा गुब्बारा बरामद हुआ है। गुब्बारा मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। वहीं गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। बैलून कुचन गाँव में रूटीन गश्त के दौरान मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी आवश्यक एहतियात बरती जा रही है।